हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। आज हम आपके सामने 1935 का भारत शासन अधिनियम लेकर आए हैं। इस अधिनियम के बारे में बात करने से पहले हम इसके पहले की उन घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे जिनकी वजह से यह अधिनियम बना। इसकी पहली क्लास में हमने 1919 का अधिनियम पढ़ा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। उसके बाद यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्षों के बाद इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, अर्थात 1929 ईस्वी में। किंतु इस बीच कुछ ऐसी अव्यवस्था फैली, कुछ ऐसा असंतोष फैला जिन कारणों की वजह से अंग्रेजी सरकार ने 1927 में ही एक कमीशन की नियुक्ति कर दी, जिसे हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। तो यह साइमन कमीशन कब आया? 1927 ईस्वी में। भारत में साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में आया, किंतु इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई थी, जिसके कारण भारतीयों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। देश भर में प्रदर्शन, धरने आदि आयोजित किए गए। खैर, इसके बारे में हम डिटेल में किसी और क्लास में पढ़ेंगे। तो इस अधिनियम के इस कमीशन के विरोध को देखते हुए तत्कालीन भारत सचिव ने कांग्रेसी नेताओं को यह चुनौती दी कि आप जब इस कमीशन का इतना विरोध कर रहे हैं, इस कमीशन के रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप अपने लेवल पर एक संविधान बनाकर दिखाइए। उसको आप संविधान बनाने में सक्षम हैं या नहीं है, आप अपने लेवल पर बनाकर दिखाइए। तो कांग्रेसी नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और एक कमेटी का गठन हुआ पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, संविधान से संबंधित रिपोर्ट दी, उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की? मोतीलाल नेहरू। ये वन लाइनर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। इस रिपोर्ट के आने के पश्चात मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि इसमें मुसलमानों के हितों की अनदेखी की गई है। तो जिन्ना ने भी अपने एक रिपोर्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे जिन्ना की 14 सूत्री मांगे कहते हैं। और इसके अलावा साइमन कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट दी ही थी। इन तीनों रिपोर्ट्स को लेकर के और इसी बीच 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था और 1930 से 32 तक लगातार 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। इन सभी को आधार बनाकर 1933 ईस्वी में एक श्वेत पत्र जारी किया गया और इसके आधार पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम प्रकाश में आया। तो चलिए देखते हैं इस अधिनियम के प्रावधानों को। इस अधिनियम के अंतर्गत सबसे पहले एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। किंतु यह जो प्रावधान था, वास्तव में यह कभी भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जो भारतीय रियासतें थीं उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से यह जो अधिनियम था यह कभी भी प्रभावी नहीं हो पाया। जो इस अधिनियम का 1935 के अधिनियम का यह जो पॉइंट था यह कभी भी प्रभावी ही नहीं हो पाया। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों की जो संख्या थी 145 से बढ़ाकर 375 और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या को 60 से बढ़ाकर के 360 कर दिया गया। इंग्लैंड में भारत सचिव की मदद के लिए पहले एक इंडियन काउंसिल काम करती थी, जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे, किंतु अब इसके सदस्यों की संख्या को घटाकर 6 कर दिया गया और इस इंडियन काउंसिल एक्ट की जगह इसे सलाहकार परिषद का नाम दिया गया। इस तरह से भारत सचिव, जो इंग्लैंड में रहकर भारतीय मामलों की देखभाल करते थे और कैबिनेट लेवल के एक मिनिस्टर होते थे, इन्हें क्या मिला? एक सलाहकार परिषद दिया गया। जबकि भारत में पहले की तरह ही वायसराय उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करता रहा और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं इस अधिनियम में और क्या क्या प्रावधान थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों का बंटवारा कर दिया गया। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट्स, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए और बाकी जो भी विषय बचे उन्हें वायसराय को दे दिया गया और इन्हें हम अवशिष्ट शक्तियों के नाम से जानते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का समापन, यह इस अधिनियम की एक बड़ी प्रमुख बात रही कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ, किंतु इसके साथ ही केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था ला दी गई।
मताधिकार का विस्तार हुआ। पहले जो केवल 1% जनता, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जनता केवल 1% भाग मताधिकार के घेरे में था, लेकिन अब 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। इस तरह से जो सांप्रदायिक पंचायत की व्यवस्था थी उसे इस अधिनियम में भी बढ़ावा दिया गया या लागू किया गया। एक जो इम्पोर्टेंट काम इस अधिनियम में हुआ, एक वन लाइनर के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम से, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और 2 से अधिक राज्यों के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसी अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। तो ये सब इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान रहे। इसके अलावा इस अधिनियम के प्रभाव में आने से भारत शासन अधिनियम 1858 जो था वह समाप्त हो गया और बर्मा को इस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया। तो ये थे इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। तो इस अधिनियम के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो यह इसका सबसे जो प्रमुख प्रभाव रहा वह यह था कि यह भारतीय संविधान का पूर्वगामी बना और इसके आधार पर ही भारतीय संविधान की